नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अपने सांख्यिकी के पहले अध्याय को समाप्त करा था। पहला अध्याय हमारा क्या था? पहला अध्याय था कि परिचय, किस चीज़ की परिचय? हम लोग परिचित हुए थे अर्थशास्त्र क्या है और सांख्यिकी क्या है, और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी कौन सी भूमिका निभाती है। तो इन्हीं परिचयों को हमने अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया था। तो बच्चों, अर्थशास्त्र में हमने ये जाना था कि मानव की आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित हैं, और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के चारों ओर घूमती है हमारी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की जाती है। तो बच्चों, हम लोगों ने इसमें ये भी जाना कि ये जो अर्थव्यवस्था की बातें कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की बातें कर रहे हैं, इसमें सांख्यिकी का क्या महत्व है। तो सांख्यिकी एक विशेष भूमिका निभाती है। सांख्यिकी के आधार पर ही हम बहुत सारी आर्थिक क्रियाओं के निर्णय पर पहुंच पाते हैं। तो आज इसी अध्याय के बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। क्योंकि हमने अपना अध्याय समाप्त कर लिया है, तो उस अध्याय के समाप्त होने के बाद हमें अपना आकलन करना भी अति आवश्यक है कि क्या हम इस अध्याय को अच्छे तरह से समझ पाए। तो आज इसी का कार्य करेंगे हम लोग। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न हमारे इस प्रकार हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अध्ययन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। यानी अर्थशास्त्र का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम किसकी अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने अपनी कक्षा में बताया था कि अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उसके अंदर जो धुरी घूम रही है वो कहाँ घूम रही है, कहाँ होता है। यानी एक किसी भी मनुष्य की क्या होती है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। यानी आवश्यकताएं हैं मतलब उनकी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए वो सामान चाहिए। यानी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? उपभोग। और उसको जो बनाया जा रहा है वो क्या है? उत्पादन। और इन्हीं उपभोग और उत्पादन के बीच में एक वितरण की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ के जो हमारे ऑप्शन है वो हमारे ऑप्शन है उपभोग का अध्ययन है, उत्पादन का अध्ययन है, वितरण का अध्ययन है और निवेश का अध्ययन है। तो बच्चों, आप इस पे अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दें, तब तक मैं दूसरे प्रश्न को एक्सप्लेन करती हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न है, ब्याज वितरित किया जाता है। ब्याज यानी आपको मैंने पिछली कक्षा में समझाया था कि ब्याज जो लगते हैं, ब्याज जो मिलता है वो कहाँ मिलता है। हम लोगों ने जो आर्थिक क्रियाएं की, अर्थव्यवस्था की बात की, उसमें दो लोगों को लिया था। एक उत्पादन करने वाले थे और एक उपभोक्ता थे। और इन्हीं दोनों के बीच सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, सारी क्रियाएं होती हैं। तो इन्हीं क्रियाओं में हमने ये अध्ययन किया था कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं? निर्भर होते हैं, तभी कोई कार्य हो पाता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि उत्पादन के कारक कौन कौन थे। तो हमने पढ़ा था कि उत्पादन के कारक में कौन आया था? भूमि आई थी, पूंजी आई थी, श्रम आई थी, उद्यम और संगठन आए थे। तो इनमें ब्याज किसे मिलेगा? ब्याज का तात्पर्य क्या है? ब्याज का तात्पर्य आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम जब कहीं किसी जगह पे अपने पैसे को लगाते हैं तो उसके बदले में हम इच्छा रखते हैं कि जो पैसा लगा है उसे हमें कुछ वो एक्स्ट्रा में मिले। आपने आम भाषा में ये जरूर सुना होगा इंटरेस्ट का वर्ड, यानी ब्याज। तो चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं पहले प्रश्न की ओर आती हूँ। तो मैंने अभी बताया कि उपभोग, उत्पादन और वितरण इसी में घूम रही है सब कुछ। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा उत्तर है निवेश का अध्ययन। और ब्याज का वितरण, तो अभी मैंने बताया ब्याज का वितरण कहाँ से होगा। हमने क्या लगाया? क्या श्रम लगाने से हमें ब्याज की प्राप्ति होगी? क्या उद्यमी को ब्याज की प्राप्ति होगी या भूमि लगाने से होगी? बिल्कुल नहीं। जब हम किसी भी उत्पादन या किसी भी क्षेत्र पर पूंजी लगाते हैं तो उसके बदले में हमें क्या प्राप्त होता है? ब्याज। तो हमारा सही उत्तर है पूंजी।
चलिए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आर्थिक समस्या का कारण नहीं है? आर्थिक समस्या, जो अर्थव्यवस्था हो रही है, जो आर्थिक क्रियाएं हम कर रहे हैं, आखिर अर्थव्यवस्था आई क्या, के सब का प्रयोग हम लोग किए क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं में पहले आपको सोचना है कि कौन सी समस्या होती है, तब इसी के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि कौन सी समस्या नहीं होती है। तो हमारे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो असीमित हैं, और हमारे पास जो साधन है, संसाधन है, वो क्या है? सीमित है, विनिमय है और वैकल्पिक उपयोग है। तो बच्चों, आपको अपने दिमाग पे जोर देना है और तब तक इसके बारे में सोचना है। मैं तब तक दूसरे प्रश्न की चर्चा कर रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी अध्ययन के पहले चरण को इंगित करता है? आप लोगों को कक्षा में यह समझाया गया था कि जो सांख्यिकी अध्ययन करते हैं उसके अंतर्गत हम लोग किन किन चरणों से गुजरते हैं। यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको इस चरण के लिए एक शॉर्ट टर्म बताया था, कोपाई। आपको क्या रखना है? कोपाई। अब आप सोचिए कि कोपाई क्या है। तो मैं पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? इनमें से आर्थिक समस्या का कारण नहीं है। तो क्या नहीं है? हमारी आर्थिक क्रियाएं जो हो रही हैं उसको होने के क्या कारण होते हैं? मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, और जो हमारे संसाधन है जिसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं वो क्या होती हैं? सीमित मात्रा में होती है। और हमारे जो संसाधनों का उपयोग जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत सारे वैकल्पिक उपयोग भी करते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि हमारा उत्तर क्या है? विनिमय। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी, तो मैंने अभी आपको कहा कि आपको अपने दिमाग पे जोर देना है और कोपाई को सोचना है। कोपाई क्या था? कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी पहला काम हम क्या कर रहे हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो हमारे पास जो प्रश्न आया है कि किसी भी सांख्यिकी अध्ययन का पहला चरण क्या है, तो उम्मीद है बच्चों आपको इसका उत्तर मिल चुका है। तो हमारा पहला चरण क्या है? डाटा संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन उत्पादन का कारक है? अभी हम लोगों ने तुरंत इसकी चर्चा की है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए? भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, उद्यमी और संगठन चाहिए, क्योंकि इन्हीं के साथ किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो बच्चों, हमारा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो प्रश्नावली है, प्रतिवादी है, उद्यमी है और निवेश है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उत्तर पता चल ही गया होगा। तो यहाँ हमने जो कारक पढ़ा, मैंने जो आपको अभी कारकों का नाम बताया, उसमें हमारे कौन से कारक मिल रहा है? उद्यमी। यानी हमारा उत्तर क्या हो गया? उद्यमी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? वह व्यक्ति जो आय सृजन के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। तो बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझना है कि हमने जो आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा है उसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आए थे, कौन कौन से आए थे, आपको एक बार फिर से ध्यान देना है। तो कौन से शब्द आए थे? उत्पादक आए थे, उपभोक्ता आए थे। तो अब यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? कह रहा है कि जो वस्तु का आय के स्रोत के लिए उत्पादन करता है। तो किसी वस्तु का उत्पादन कौन करता है? उसकी बिक्री कौन करता है? सेवाओं का उत्पादन कौन करता है? क्या वो उपभोक्ता करता है क्या? बिल्कुल नहीं। उपभोक्ता क्या करता है? उसका उपभोग करता है। और जो खरीदार होता है, यानी जो किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तो क्या वो उसने उसका उत्पादन किया? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन करता है? तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो उसका कौन करता है? उत्पादक। यानी किसी भी सामान को कौन बनाता है? उत्पादक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सांख्यिकी आंकड़े प्रभावित होते हैं।
अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं जिसे हम एकत्रित करते हैं और एक डेटा का निर्माण करते हैं और उससे किसी भी आर्थिक क्रिया या देश की किसी भी समस्याओं का भी समाधान हम किसके द्वारा कर लेते हैं, सांख्यिकी के द्वारा करते हैं, सांख्यिकी की सहायता से करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जो हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, क्या उसे प्रभावित करने के लिए कोई एक ही कारक होते हैं या अनेक कारण होंगे? तो कोई भी आंकड़े को प्रभावित कोई भी एक कारक नहीं करेगा। मान लीजिए हम किसी क्षेत्र के वर्षा का आकलन कर रहे हैं कि वहाँ कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो वहाँ के इसको आकलन करने के लिए हमें क्या करना, क्या सिर्फ एक ही होगा कि वहाँ बारिश क्या हो रही है? बिल्कुल नहीं। वहाँ हम देखेंगे कि क्या वहाँ पेड़ पौधे हैं या नहीं है, पेड़ पौधों की संख्या है कि नहीं, फैक्ट्रीज ज़्यादा है, बारिश जो हो रही है उसके क्या कारण रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों यानी किसी भी आंकड़ों को जब हम कर रहे हैं आकलन, तो उस पर कोई एक कारक नहीं आता है या किसी संस्था का हो रहा है। मान लीजिए कोई बैंक ही अपने एम्प्लॉय के सारी चीज़ों का आंकड़ों का संग्रह करना चाहती है, तो वहाँ क्या उन आंकड़ों को कोई एक ही कारण प्रभावित करेगा? बिल्कुल नहीं। तो यानी हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा सांख्यिकी आंकड़ों को एकाधिक कारण प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक भुगतान का एक प्रकार नहीं है? कौन सा? भुगतान। हम जो पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट हम कैसे नहीं करते हैं, तो हमारा क्या क्या है ऑप्शन? किराया, ब्याज, लाभ और निवेश। अब आपको थोड़ा सा सोचना है कि ये बातें क्यों कही जा रही है। किराया शब्द आ गया, ब्याज शब्द आ गया, लाभ आ गया और एक निवेश आ गया। तो बच्चों मैंने आप लोगों को एक सर्कुलर फ्लो बनाकर दिखाया था कक्षा में। कक्षा में क्या बताया था कि एक उत्पादक है और एक उपभोक्ता है। जो उत्पादक क्या करेगा, अपने सामान का उत्पादन करने के लिए उपभोक्ता से ही क्या लेता है, भूमि लेता है, श्रम लेता है, पूंजी लेता है, इन सभी चीज़ों को लेता है, तब जाकर वो उत्पादन करता है। यानी उसने क्या किया, इसने जो भी सामान थे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, वो क्या था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन सभी चीज़ों को लिया और इसके बदले में उसे क्या मिलता है, आपको याद करना है। भूमि के बदले हमें रेंट मिलती है, ब्याज हमें किसके बदले मिलती है, पूंजी के बदले मिलती है, और जो उद्यमी जो साहस दिखा रहे हैं उन्हें क्या होता है, लाभ होता है। तो अब हम ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो बच्चों हमारे ऑप्शन में भुगतान के प्रकार नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है, किराया, ब्याज, लाभ और निवेश। तो उम्मीद है कि आपको उत्तर पता चल गया होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, निवेश। क्यों? क्योंकि ये किराया, ब्याज और लाभ ये सभी भुगतान के कारक हैं, भुगतान इसी के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कच्चे माल को माल में परिवर्तित कर देना, यानी कोई भी जो कच्चा माल है उसे किस में बदलना, एक प्रोडक्ट में बदलना। रॉ मटेरियल को किस में बदलना है, हमें प्रोडक्ट में बदलना है। तो रॉ मटेरियल, मान लीजिए आप जो घर पे रोटियां खा रहे हैं, तो वो रोटी यानी रोटियां बनी किससे, आटे से बनी, और ये रोटियां आई कहाँ से, गेहूं से आई। तो ये कच्चा माल उगाया गया खेती के द्वारा और उसको बदला गया आटे में। या फिर ब्रेड में, मार्केट से हम लोग ब्रेड खरीद के लाते हैं, ब्रेड एक प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट जो ब्रेड बना वो किसने बनाया, किसी फैक्ट्री में बनी, यानी कौन बनाता है, उत्पादक करता। तो चलिए ऑप्शन की ओर। तो हमारा ऑप्शन है कौन करता है, कच्चे माल को उत्पादन के द्वारा, बचत के द्वारा, निवेश या विनिमय। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई हमारी, उत्पादन। तो आपको उत्तर मिल गए हैं। अगला जो है, आंकड़ों के संग्रह, संगठन और प्रस्तुति के लिए उपयोग की जाने वाली विधि या तकनीक को क्या कहते हैं। तो बच्चों हम लोग अभी इस चैप्टर में बार बार पढ़ रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सांख्यिकी का काम कर रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं, आंकड़ों को संग्रह करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, संगठित करते हैं, फिर प्रस्तुत करते हैं, यानी पूरा काम आंकड़ों के साथ हो रहा है। तो ये कहाँ हो रहा है, आपका प्रश्न यही है। तो चलिए देखते हैं उत्तर को। तो पहला ऑप्शन दिया है नमूना तकनीक, दूसरा है सांख्यिकीय उपकरण, तीसरा है रेखांकन और चौथा है औसत। तो बच्चों आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हमारा उत्तर क्या होगा, सांख्यिकीय उपकरण।
चलिए अगले प्रश्न की ओर। बहुवचन में सूचना को संदर्भित करता है। सूचना यानी यहाँ आंकड़े से बात हो रही है, सांख्यिकी का अर्थ कहा जा रहा है। आपको जानना है कि सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग जो काम कर रहे थे तो सांख्यिकी को दो अर्थों में लिया गया था, बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में, और एक था सिंगुलर फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में क्या था, जो हम एक परफेक्ट डाटा, कंप्लीट फिनिश वर्क करके जो डाटा मिला वो किस फॉर्म में चला, समग्र की बातें जो की है हमने, पूरी बातें जब करी तो वो कौन सी बातें गई थी, वो गई थी प्लूरल फॉर्म में। और जब सिंगुलर पे किए थे तो वो क्या थी, मेथड थी। तो इसी के आधार पर ये प्रश्न है। तो हमारे ऑप्शन क्या है, हमारे ऑप्शन है क्या ये डाटा का संग्रह है, या डाटा की व्याख्या है, या डाटा का विलय है, या सांख्यिकी डाटा है। अब बच्चों आपको समझना है, आपको ऑप्शन के द्वारा थोड़े आपके माइंड को घुमाया जा सकता है। डाटा का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, तो आपके दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कि हमने बात करी थी कि कलेक्शन ऑफ डाटा इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बट इन सिंगुलर फॉर्म। कहाँ, क्योंकि हम वहाँ पे एक स्टेप सीखे थे कि सांख्यिकी की जो विधियाँ होंगी वो कैसे होंगी। तो यानी कि यहाँ पे कौन हुआ, तो इसके आधार पे हम जान सकते हैं हमारा उत्तर होगा, अब आप सोचिए और बताइए, यानी सांख्यिकीय डाटा। चलिए अगला प्रश्न है, एक वचन यानी सिंगुलर फॉर्म में सांख्यिकी का क्या अर्थ है। तो अभी तुरंत हमने चर्चा करी कि एक वचन में क्या होता है, मेथड, जहां हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, कैसे हम सांख्यिकी पे काम कर रहे हैं, यानी एक स्टेप को जो कवर कर रहे हैं, क्या था, कोपाई। यानी हमें अपना उत्तर मिल गया। तो हमारा उत्तर क्या है, सांख्यिकीय पद्धतियां। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है कि सांख्यिकी माध्य का विज्ञान है, यह कथन किसका है। सांख्यिकी को माध्य का विज्ञान कहा है। तो बच्चों आपको ऐसे प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो आपको डायरेक्ट याद करने होंगे, क्योंकि परिभाषाएं सभी ने अलग अलग दी हैं और परिभाषाओं को याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसका समझने का कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि माध्य का विज्ञान किसने कहा। तो बच्चों हमारा जो उत्तर है वो है बाउले ने कहा। किसने कहा, बाउले ने कहा। चलिए अगला प्रश्न जो है, भारत में सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है। क्या अमर्त्य सेन को कहा जाता है, पीसी महालनोबिस को कहा जाता है, अहलुवालिया को कहा जाता है, या कौटिल्य को कहा जाता है। तो बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से जानना है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है किनका, पीसी महालनोबिस का। इन्होंने हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं आई उस पर बहुत सारा काम किया और सांख्यिकी पे बहुत काम किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सांख्यिकी के पिता। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा। तो बच्चों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि अर्थशास्त्र को क्या कहा गया है, धन का विज्ञान कहा गया है। यानी अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो धन के अर्जन और उसके उपभोग उसी में घूमते रहती है। तो ये सबसे पहले किसने कहा था, तो ये से याद करने के लिए आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यानी इसको किसने कहा था, मुझे लगता है आप सभी बिल्कुल अच्छे से जान चुके होंगे इसके उत्तर। चलिए मैं बताती हूँ, एडम स्मिथ ने कहा था। क्या कहा था, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है। अब बच्चों मैंने आपको आपकी कक्षा में, क्लास में समझाया था कि ये जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अर्थशास्त्र को मुख्यतः 4 आधार पर परिभाषित किया गया। क्या था, धन के आधार पर, कल्याण के आधार पर, दुर्लभता और चयन के आधार पर, और एक था विकास के आधार पर। तो यहाँ पूछा गया है कि आधुनिक में, तो हमारे आधुनिक का उत्तर क्या होगा, विकास केंद्रित। हमारा अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी। बच्चों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को
अर्थशास्त्र के बहुत सारे ऐसे हैं, बुक्स आपको याद रखने हैं, किसने लिखे हैं, राइटर याद लिखने हैं, कब लिखा गया ये लिखना है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? क्योंकि इसके नाम के अंदर ही है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन यानी हम कैसे नेशन की बातें कर रहे हैं? वेल्थ यानी धन। तो अभी मैंने इस प्रश्न की चर्चा करी है कि धन का विज्ञान किसने कहा। चलिए, आपको अपना उत्तर बिल्कुल मिल गया है। तो हमारा उत्तर क्या है? एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? तो बच्चों, मैंने आपको आपकी कक्षा में समझाया था कि ये जो हम आर्थिक क्रिया यानी अर्थशास्त्र की जो पूरी शाखाओं को पढ़ रहे हैं उसे मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब ये व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या था? व्यष्टि अर्थशास्त्र इन इंग्लिश माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि मैक्रो। माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी बड़ा। यानी कि जो आर्थिक क्रियाओं में जब हम व्यक्तिगत कंपनियां, मांग की लोच, मांग के नियम, छोटी छोटी इकाइयों का जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाता है? व्यष्टि। और समष्टि क्या होता है? जब हम पूरे देश की चर्चा कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? बैंकिंग प्रणाली की बात कर रहे हैं, राजकोषीय घाटा हो रहा है या क्या हो रहा है, व्यापार में क्या हो रहा है, इन सभी की जो चर्चा करते हैं वो कहाँ कर रहे हैं? व्यष्टि में कर रहे हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि इन सारी चीजों का यानी इन दोनों का समावेश ही है आर्थिक क्रिया या अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में। तो हमारा उत्तर क्या होगा? नंबर 3, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांख्यिकीय डेटा प्रयोग हम लोग क्या जानने के लिए करते हैं? अब यानी प्रश्न ये हुआ कि हम जो सांख्यिकीय आंकड़ों की बातें कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, क्यों करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम ये जो सारी क्रिया कर रहे हैं, हम हर क्षेत्र में लगभग सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं और उसकी सहायता से कार्य करते हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ पे अर्थशास्त्र के अनुसार है। तो हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए उसे देखते हैं। क्या उत्पादन की तकनीक के लिए करते हैं, उत्पादन की मात्रा को जानने के लिए करते हैं, आयात और निर्यात के लिए करते हैं, या इनमें से सभी? तो बच्चों, बिल्कुल हम सांख्यिकी का प्रयोग हर एक क्षेत्रों पे करते हैं। उत्पादन की तकनीकों का यदि डाटा निकालना है कि मान लीजिए हम प्रीवियस डाटा पे जाएंगे कि पहले कौन से तकनीक यूज हो रहे थे, कितने हो रहे थे, हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे देशों से, तो ये भी आएगा। उत्पादन क्या कर रहे हैं? तो तात्पर्य ये हुआ कि हमारा जो उत्तर है वो क्या है? इनमें से सभी। अब एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है कि रोहन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कर्मचारी है और एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। यानी एक क्या है वो? एक तरह क्या है वो? कर्मचारी यानी एम्प्लॉय है। वो क्या है? एम्प्लॉय है। तो बच्चों, जब हमने अपना ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो कुछ इकोनॉमिकल टर्म हम लोगों ने सीखा था। क्या सीखा था? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर। फिर क्या था? सर्विस होल्डर। और फिर क्या था? सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो प्रश्न है उन्हीं शब्दों से संबंधित है। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कि रोहन कहाँ कर रहा है? एक काम कर रहा है। तो जैसे हम ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे तो निर्माता क्या करते हैं? किसी सामान को बनाते हैं। तो क्या रोहन वहाँ किसी सामान को बना रहा है? बिल्कुल नहीं। उपभोक्ता क्या करते हैं? सामान का उपभोग करते हैं। तो क्या रोहन वहाँ उपभोग कर रहा है? और हमारा एक ऑप्शन है कि सेवा प्रदाता, क्या वो वहाँ सेवा देने वाला है? सेवा धारक, सेवा धारण करने वाला है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा उत्तर क्या होगा कि वो सर्विस होल्डर है। क्या है वो? सर्विस होल्डर। वो कोई प्रोड्यूसर नहीं है। तो इस प्रकार आपको आपका उत्तर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी जटिल डाटा को क्या करता है? अब क्या हो रहा है? सांख्यिकी जो है किसी भी डाटा को लेता है, उसे क्या करता है? और बिल्कुल स्वभावतः सांख्यिकी में जो हम डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, क्या करते हैं? किसी अनुसंधान के लिए कर रहे हैं, किसी शोध के लिए कर रहे हैं, हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए।
तो उन सभी जटिल चीज़ों को लाकर हमें किस फॉर्म में दे देता है? एक सिंपल फॉर्म में दे देता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा सरल बनाता है। अब अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। यह प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही है? ये क्या कह रहा है? बच्चों पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। हमें यहाँ एक सीरीज दी गई है कि क्या ये सही सीरीज में है या नहीं है। अब आप लोगों को ऑप्शन पढ़ना है। संग्रह आ रहा है, विश्लेषण आ रहा है, संगठन आ रहा है, व्याख्या और प्रस्तुति। तो जैसे ही ये आ गए, आपने जैसे ही इसको पढ़ा, आपके दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था। हमने एक वर्ड पढ़ा है, एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ा है, कोपाई। देखिए ये कोपाई बार बार आ रहे हैं और आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो कोपाई क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ डाटा। अब आपको ऐसे ही याद रखना है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या हो गया? यानी इसको क्या कहेंगे? संग्रह। इसके बाद क्या आता है? ओ, यानी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी संगठन। देन क्या है? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। फिर क्या होता है? एनालिसिस। और फिर में हम लोग लास्ट में जाते हैं, क्या जाते हैं? इंटरप्रिटेशन, यानी व्याख्या। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग ढूंढे क्या? तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ये ऑप्शन हमें मिल रहा है नंबर 2 में। चलिए आपको उत्तर मिल गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हमारा प्रश्न है कौन आर्थिक समस्या का मूल कारण है? अब देखिए बच्चों, आर्थिक समस्या के कारण हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा अलग है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न है कि मूल कारण कौन से हैं। तो हमारा मूल कारण क्या कह रहा है? पहले तो समस्याओं को पढ़ते हैं। असीमित चाहत, दुर्लभता, साधनों का वैकल्पिक उपयोग और इनमें से सभी। आपको प्रश्न ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें मूल कारण पूछा गया है। तो बिल्कुल बच्चों, हमारा उत्तर होगा दुर्लभता। अगला प्रश्न है, जो आय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, उसे बिल्कुल क्या कहेंगे? निर्माता, क्योंकि वो क्या करते हैं? सामान को बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन के कारकों को भुगतान के कारक में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ कह रहा है कि उत्पादन के कारक को हम कहाँ बदल रहे हैं? भुगतान के कारक में। आपको याद होगा हमने पढ़ा कि फैक्टर जो होते हैं, प्रोडक्शन, हम क्या करते हैं? फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन करने के लिए हमने क्या लिया? भूमि लिया, श्रम लिया और पूंजी ली, उद्यम संगठन ये लिया, और इसको लेकर इसके बदले में जो पेमेंट की जाती है, ये तो हमने सीखा कि हम लेते हैं और इसको पेमेंट कर देते हैं। परंतु यहाँ ये सीखना जरूरी है कि इसको कहते क्या है। तो बच्चों इसे देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, वितरण कहते हैं, उत्पादन कहते हैं, उपभोग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये आपको अच्छे तरह से याद रखना है, इसे वितरण कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, कौन सी गतिविधियां सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है? अब देखिए बच्चों, हम सारी उत्पादन गतिविधियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि कौन आधार है। तो बच्चों बिल्कुल हमारा आधार क्या होगा? उपभोग। क्यों? क्योंकि यदि उपभोग ही नहीं होगा, यानी कंज्यूमर ही नहीं होंगे, तो क्या सामान बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? उपभोग। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ये किसने कहा? तो बच्चों आपको बताया गया है धन का, कल्याण का, उसके बाद चयन, दुर्लभता और विकास का। तो आपको ये सीरीज बिल्कुल याद रखने हैं कि किसने क्या कहा। तो हमारे पास क्या आ गया? कल्याण का। बिल्कुल आपको याद आ गया होगा। तो कल्याण का विज्ञान किसने कहा या अध्ययन किसने कहा? ये मार्शल ने कहा। हमारा प्रश्न अगला है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है किन कारणों से? देखिए बच्चों, अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपसे चर्चा की कि आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसके मूल कारण क्या है? तो मूल कारण कौन हुए? दुर्लभता। परंतु ये वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। इसे ध्यान से पढ़ें। इसमें दिया है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है किन कारणों से? तो बिल्कुल ये होती है, हमारे जो चाहते हैं, हमारे जो वांट्स है, जो हमें चाहिए वो असीमित है, हमारे संसाधन दुर्लभ है और वैकल्पिक उपयोग है। इसलिए इसका उत्तर होगा ऊपर के सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीविकोपार्जन के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? ये बहुत
कॉमन सा और एक अच्छा सा प्रश्न है कि हम जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं। पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। पहली कही जा रही है आर्थिक क्रियाकलाप, दूसरी है गैर आर्थिक गतिविधियां, दुर्लभता या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम लोग समझते हैं इससे पहले कि जो आर्थिक क्रियाएं होती, हम जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, क्योंकि बिना पैसे के कोई कार्य नहीं हो सकते। और ये पैसा कमाना क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको समझाए गए हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको घर के काम आप कर रहे हैं, या इसका एक और अच्छा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट यदि हॉस्पिटल में कर रहे हैं या अपने क्लिनिक में कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, आर्थिक क्रिया। लेकिन वो घर के लोगों को कर रहे हैं तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है। तो इसी प्रकार हमें जानना है कि किसी भी जीविकोपार्जन के लिए हम कौन सी क्रिया करेंगे, आर्थिक क्रिया। यानी हमारा उत्तर क्या है, पहला। दूसरा है सांख्यिकी अध्ययन डेटा के संग्रह से शुरू होता है और समाप्त कहाँ होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। हमने क्या कहा कि जो अध्ययन कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं, फिर आपको अपने दिमाग पे लाना है वही वर्ड, कोपाई। ये कहा गया कि पहला क्या है, तो पहला क्या था, आपको अच्छी तरह पता है, संगठन। अब पूछा जा रहा है कि आखिरी स्टेप क्या है, तो क्या होता है वो, व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। तो चलिए हमारा उत्तर क्या होगा, व्याख्या। तो बच्चों इस तरह आज हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया और उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में बहुत आपको सहायता देने वाले हैं। इसलिए आप इसे अच्छे से याद करें और आप इस चैप्टर को बार बार पढ़ें और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद करें और अपना ये चैप्टर कंप्लीट करें। मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ एक नई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।